बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है हमारा अकादमी अद्वियात पाकिस्तान का प्रोग्राम अहले कलम से मिलिए। अहले कलम से मिलिए अकादमी अद्वियात पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत हम अकाबरीन इल्म फज़ल, दानिश्वरों और अदीबों के साथ मुकालमा करते हैं और उनसे सवाल जवाब के ज़रिए हम उनसे मुलाकात करते हैं और मुकालमा करते हैं। अब तक इसकी 30 से ज़ायद नशिस्तें मुनक्किद की जा चुकी हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं और उनका नाम है मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा। मैं सामीन के लिए उनका रस्मी तारुफ करवाना चाहूँगी प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर। मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा सहाफ़ी की हैसियत से और ब्रॉडकास्टर की हैसियत से शोहरत रखती हैं। उन्होंने अपने काम का आगाज़ अखबार ख़वातीन से किया, जिसके लिए वो हफ्तावार डायरी मुरतब करती थी और उसकी कवरेज किया करती थी। एक पूरा सफ़ा उसकी वो कवरेज किया करती थी। उन्होंने उर्दू और पंजाबी में अशार कहे हैं, अफसाने भी लिखे हैं, कम लिखे लेकिन लिखती रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ममालिक के सफ़र किए और उसके सफ़रनामे भी लिखे। रेडियो पाकिस्तान भी उनकी शोहरत का एक अहम हवाला है और उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू है। रेडियो पाकिस्तान के हवाले से वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती रही हैं और उन्होंने फ़ीचर नवीसी और स्क्रिप्ट भी तहरीर करती रही हैं। फ़ीचर के हवाले से उनका एक मशहूर प्रोग्राम सौगात भी हमारे पेश नज़र रहा। जो सौगात के हवाले से उनकी शोहरत ये है कि उसमें उन्होंने एक ऐसा लाजवाब किरदार तख्लीक किया उसके लिए फ़ीचर्स लिखते हुए आंटी चलते के नाम से, कि उसकी के वो किरदार अपने प्रोग्राम से ज़्यादा मारूफ हो गया। इसके हवाले से मैं एक बात बताती चलूँ सामीन को कि जब सौगात प्रोग्राम तातुल का शिकार हुआ और उसके वो रेडियो से आना बंद हो गया तो बहुत से लोगों ने ख़त लिखकर आंटी जनते के किरदार की वजह से उस प्रोग्राम को दोबारा जारी करने के खतूत लिखे और रेडियो पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि इस प्रोग्राम को बंद ना किया जाए। तो अब वो किरदार कैसा था? वो किरदार इनके कलम का तख्लीक करता था और ना सिर्फ कलम से तख्लीक करता था बल्कि उसको ये परफॉर्म भी किया करती थी। और उर्दू और पटवारी के मिले जुले लहजे में वो आंटी चलते अपने सामीन से मुखातिब होती थी और वो मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया करती थी और ये प्रोग्राम 14 साल तक 90 की दहाई के आखिर तक चलता रहा। तो ये उनका एक रस्मी तारुफ है जो मैंने अपने सामीन से करवाया। अब ज़्यादा गुफ्तगू तो हम उन्हीं से ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सदर नशीन अकादमी अद्वियात पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा से मुल्तमस हूँ कि वो इफ्तिताही कलिमात के लिए हमसे मुखातिब हों। बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब में हम आना और शामिल होना और अकादमी अद्वियात के लिए इस तकरीब का इहतमाम करना बहुत इज़्ज़त की बात है, हमारे लिए एज़ाज़ है। हमें बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि हम मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा के साथ एक नशिस्त करें जिसमें वो हमसे अपने बारे में गुफ्तगू करें और उनके करीबी बहुत अजीज़ दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर आपा हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा फरीदा हफीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सरबत मोहिउद्दीन साहिबा। ये तीनों उनकी ज़मानाए नौजवानी के दोस्त हैं और उन्होंने और जब से हमने, मुझे तो 33 बरस हो गए इस्लामाबाद में आए हुए, और जब से हम इस्लामाबाद में आए हैं, इस्लामाबाद की अदबी दुनिया में इन्हीं तीन ख़वातीन को हमने बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल देखा और इनको अपने सामने एक नमूने के तौर पर देखा। और शमीम साहिबा तो उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने कभी अपने लिए शोहरत हासिल करने की या कोई ऐसी कोशिश नहीं की, कोई ऐसी गिरोहबंदी, कोई ऐसी तशहीरी हरबे नहीं इख्तियार किए, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तहरीरों को किताबी सूरत में छपवाने की भी कोशिश नहीं की। और ये एक ख़ास बात है कि इसके बावजूद वो बहैसियत अदीब याद की जाती हैं, उनका एहतराम होता है और अदबी हलकों में उनका नाम बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। तो मैं अपने हाज़रीन और सामीन के दरमियान और उनके दरमियान ज़्यादा देर वक्फा नहीं डालना चाहती, सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम सबसे पहले मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा से उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। वो हमें अपनी तख्लीकी ज़िंदगी और उसके सफ़र के बारे में बताएंगी कि कैसे उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया, किन किन मरहलों से गुजरी, और उसके बाद यहाँ जो उनके अहबाब मौजूद हैं वो उनकी शख्सियत और उनके फ़न के बारे में अगर जो सवालात करना चाहेंगे वो सवालात करेंगे। तो अब हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने बारे में हमें बताएं।
बहुत बहुत शुक्रिया नजीबा। मैं अकेडमी अद्वियात पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये इज़्ज़त मुझे बख्शी। मैं समझती हूँ मेरी ये औकात नहीं है जितनी आपने तारीफ़ करती है। बहुत नवाजिश आपकी। आप अगर ऐसा समझती हैं मेरे लिए तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। जहाँ तक मेरे इस सफ़र का ताल्लुक़ है तो मैं अगर ये कहूँ कि स्कूल जाने से पहले ही शुरू हो गया था तो गलत नहीं होगा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। अभी मैं स्कूल भी नहीं गई थी, उससे पहले ही मेरे भाई वगैरह छोटे मुझसे जो बड़े थे वो किताबें बच्चों के पढ़ने की लाते थे। उस ज़माने की तफरीह यही होती थी, बच्चों की कहानियाँ। तो वो कहानियाँ मैं भी पढ़ती थी और मैं अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था मैंने कि मैं कहानियाँ पढ़ लेती थी। उसका ये था कि मुझे उर्दू पढ़नी आ गई, रास्ते में जाते हुए बोर्ड पढ़ने, और ये दिलचस्पी थी मेरी कि पढ़ूँ मैं। और जब मैं स्कूल दाखिल हुई तो वो मैट्रिक की लड़कियों के लिए एक अजूबा बन गया। वो लाती कहती थी ये अजीब लड़की है, पहली में दाखिल हुई है, इसको मैट्रिक की किताब दो वो पढ़ने लगती है, और एक अजूबा सा बन गया मेरे लिए। उसके बाद जब मैंने कलम उठाया तो मुझे याद है कि तीसरी जमात में मैंने पहला मजमून जो लिखा, स्कूल में मेरा पहला दिन। वो मेरा मजमून ना सिर्फ पूरे स्कूल की तमाम क्लासेस में सर्कुलेट होकर सुनाया गया और कहा कि ये तीसरी की बच्ची ने लिखा है, और बल्कि मेरे पूरी फैमिली में वो, मैं लाहौर में होती थी और सैगल मेरे मम्मी के कज़न थे, तो हम उनकी फैमिली में और सारी फैमिली में वो कहा कि जी इसने लिखा है। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे शोहरत का चस्का, लेकिन मुझे लिखने का शौक़ था। उस तीसरी जमात से मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है जो भी लिखा वो पसंद किया गया। जहाँ तक मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आने का ताल्लुक़ है, मैं इससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि मेरा ताल्लुक़ जिस फैमिली से है, मेरा ताल्लुक़ है कारोबारी बिजनेसमैन कम्युनिटी से। बिजनेसमैन कम्युनिटी भी वो जो लड़कियों को पढ़ाना लिखाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जी बस मैट्रिक कर लिया, उसके बाद शादी करो और घर बसाओ और बस। तो पढ़ाने का कोई नहीं था। मुझे क्योंकि बहुत शौक़ था तो मैंने अपने वालिद साहब से बहुत उनके करके मैंने FA की तैयारी प्राइवेटली करके तो एग्ज़ाम दिया चोरी। तो जब इम्तिहान देने जाना था तब तो इजाज़त लेनी पड़ी, तो उसके साइन भी चाहिए थे। तो मैंने फिर अपने वालिद से कहा, मैंने कहा अब्बा जी एक बार मुझे आप इजाज़त दे दें, आपको क्या खौफ है, आप लोग ये डरते हैं ना लड़कियाँ बाहर जाके ख़राब हो जाती हैं, मेरा आपसे ये वादा है मेरी वजह से आपका सर कभी यूँ नहीं होगा, यूँ ही होगा। तो मेरे अब्बा जी कहने लगे चल मेरी तरफ से अब इजाज़त जो पढ़ लिया करो। मैंने फिर कॉलेज में दाखिला लिया, फिर उसके CB कॉलेज से मैंने किया, BA किया, फिर मैंने मास्टर्स किया। तो मैं जब लिखना शुरू किया, शायरी शुरू की मैंने, तो अखबारें खवातीन तो बहुत बाद में आया। मैंने जंग अखबार में अदबी सफ़ा हुआ बादशाह होती थी उसमें, और परवीन मलिक होती थी, नुशाबा नरगिस होती थी, ये उस वक्त होती थी वहाँ। तो मैं वहाँ अपनी गज़लें वगैरह देती थी जो छपती थी। मेरे अब्बा जी के एक दोस्त थे बंगाली, तो आपको पता है बंगालीज में उनके घरों में गाना बजाना जो है ये बड़ा शौकिया समझा तफरीह समझी जाती है। तो वो कहने लगे मेरी बेगम बहुत अच्छा गाती हैं, आप घर आएँ, वो अपने उस्ताद से आपको सुनाएंगी कुछ भी। मेरे वालिद गए वहाँ उनके घर, उन्होंने उनको गज़ल सुनाई। बाद मुद्दत के मिला है एक मुकामे बंदगी, सजदे ही सजदे तेरे दर पे किए जाते हैं हम। तो वो उन्होंने गाई, तो अब्बा जी झूम झूम के, तो अब्बा जी घर आए। अच्छा, अब्बा जी ने उस आके घर खड़ा किया, कहते उसने गज़ल गाई तो मैं झूमता रहा, और मैंने पूछा ये कलाम किसका है? उसने कहा कोई लड़की है शमीम सैगल, उसका अखबार में उसकी शायरी छपती है, तो ये मेरी बेगम जो है उसकी वो करती रहती है, ट्यून सुनाती रहती है। तो अब्बा जी ने कहा वो मेरी बेटी है। तो अब्बा जी घर आके कहते हैं उस दिन मेरा सर यूँ हुआ, तो मैंने कहा मेरी बेटी ने मुझसे पक्का वादा किया। तो मुझे दिली खुशी उस दिन हुई थी, मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं। फिर मेरे लिए रास्ते खुल गए लिखने लिखाने के। हमारी पूरी बिरादरी में ये बात बड़ी बुरी समझी जाती थी कि मेरी मदर जो थी, मेरी स्टेप मदर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कहती थी कि देखो फिक्स का रिश्ता नहीं भी होगा, हमारे में बिरादरी में करते थे। तो भाई कहने लगे ना बिरादरी में ना हो, ना मेरी बेटी जिस लाइन पे है मैं उसको कभी नहीं रोकूंगा, वो जो करना चाहती है उसको करने दो, जहाँ नसीब में होगा शादी भी हो जाएगी।
پھر اخبار خواتین میں میں نے اس طرح لکھنا شروع کیا کہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو کالج کی تقریبات کے جو فنکشن ہوتے تھے ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ میں بھیجتی تھی. کبھی لڑکیوں کے فیچر کسی کوشچن پہ کہ کیا لڑکیاں, ایک فیچر میرا بڑا مشہور ہوا تھا کہ کیا لڑکیاں اس لیے شادی کے انتظار میں پڑھتی رہتی ہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی چلو پڑھ لیں. تو وہ فیچر میں نے بنایا اپنے کالج کی لڑکیوں پہ اکٹھا کر کے. تو کالج کی لڑکیوں کو لے کے سی بی کالج میں بڑی چنیدہ لڑکیاں, مسز خواجہ مسعود, پرنسپل ہماری خواجہ مسعود کی بیگم, دونوں میاں بیوی بہت قابل انسان تھے. تو وہ چن کے لڑکیاں 600 سے زیادہ وہ لڑکیاں نہیں پڑھنے دیتی تھی اپنے کالج میں تعداد لڑکیاں. بعد میں تو پھر بہت زیادہ ہوگی لیکن شروع میں وہ صرف 600 چن کے لڑکیاں لیتی تھی. تو کالج کی لڑکیوں کو میں چن کے وہ فیچر وغیرہ بنا لیتی تھی. کوئی پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہے کوئی ایسی شخصیت. تو پھر مجھے میں جب مسرت جبی تھی ان کے زمانے میں امداد نظامی ہوتے تھے ان کے اسسٹنٹ ایڈیٹر, ان کا خط آیا کہ آپ اپنے صرف کالج کی سرگرمیوں تک ہی محدود نہ رہے, اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کی دیگر سماجی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں بھی ہمیں لکھ کے بھیج دیا کریں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ اس کے پیسے بھی دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں نے لکھنا شروع کر دیا. اب جو وہ پہلا میں نے انٹرویو کیا, انیس جہانگیر تھی, ایک مصورہ تھی, ان کی آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن میں سب سے پہلا انٹرویو میں نے ان کا اخبار خواتین کو بھیجا. وہ چھپا تو مہینے بعد نا مجھے 35 روپے کا چیک آ گیا. میں بڑی حیران ہوئی, بڑی خوش ہوئی. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ نظامی صاحب یہ آپ مجھے کیوں بھیجا یہ چیک؟ کہنے لگی یہ آپ کا معاوضہ ہے, آپ آج سے ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ہمیں اپنی فوٹو بھیج دیں, ہم رضاکار کے طور پر کیا ہوتے ہیں جو اعزازی نمائندہ خصوصی کے طور پہ ہم آپ کی تصویر بھی لگایا کریں گے. تو آپ ایڈیٹوریل سٹاف میں آپ کا نام بھی لکھیں گے اور کریں گے. وہ وہاں سے وہ شروع ہو گیا, اعزازی سلسلہ شروع ہو گیا. تو میں ان کے لیے کام کرتی رہی. ریڈیو کا یہ تھا کہ ریڈیو پہ کالج کی طرف سے میں پہلی بار مشاعرے میں گئی جس میں مجھے 3rd پرائز ملا. لیکن آواز ان لوگوں کو پتہ نہیں اچھی لگی یا اسٹائل اچھا لگا کہ اظہار کاظمی ہوتے تھے, پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں, لیکن بہت ہی قابل انسان اظہار کاظمی. ایشور تو جانتی ہوگی. اظہار کاظمی ہمارے پروگرام آرگنائزر تھے. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمارا پروگرام یہ کنڈکٹ کریں گے, انڈر اسٹوڈنٹ پروگرام آپ ہی کریں گے. میں نے کہا عفان غازی سلطان غازی کے چھوٹے بھائی تھے, ان کو کہا کہ آپ بھی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ. ہم دونوں آئے, پہلے دن آئے تھے تو انہوں نے اظہار صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا اسکرپٹ کہاں ہے؟ تو اظہار صاحب کہتے ہیں کون سا اسکرپٹ؟ میں نے کہا اسکرپٹ ہوتا ہے ریڈیو کے پروگرام کا. تو کہنے لگے کہ آپ لکھیں گے, آپ پروگرام کر لیجیے, آپ لکھیں گے اس کو. میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں لکھا. کہنے لگے کہ آپ جیسے بولتی ہیں ویسے لکھیں. دیکھیں سکھانے والے بھی کیسے ہیں. تو میں نے وہ میں کہہ لگی جو بولتے ہو تم دونوں نے جو پروگرام کے لیے پڑھا ہوا کہ یہ پروگرام کرنا ہے آپ نے, اس کے مطابق آپ بولتے جائیں اور کرتے جو بولے اپنا جملہ لکھتے جائیں. وہ ایسا لکھنا شروع کیا. اس کے بعد میں اسکرپٹ کے بغیر ہی, میں نے کہا جب لکھ کے میں نے بولنا تو مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے ساری زندگی اسکرپٹ کے بغیر پروگرام کیے. اور وہ ہمارا پروگرام چلا. تو ایک بار ہمارا پروگرام ہوا تو اظہار کاظمی صاحب ڈیوٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ سکھانے والے بھی کیسے تھے. تو میں نے کہا کہ عید گزری تھی تو میں نے کہا سننے والے بہن بھائیوں کو عید مبارک. تو جب میں نے وہ پروگرام چلا اور میں لائٹ آف کی اسٹوڈیو کی تو دروازہ کھلا اور اظہار کاظمی نے کھول کے کہا عید مبارک. I got it for me. Sorry sir. تو انہوں نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا, It's all right. تو مطلب ہم میں لوگوں میں سیکھنے کا بھی جذبہ تھا, ہم سیکھتے بھی تھے. اور سچی بات ہے ہم پنجابی تھے, ہمارا لہجہ بھی پنجابی تھا. جو کچھ سیکھا, اور لاہور میں میرا بچپن گزرا تھا تو لوہیاں والی پنجابی بھی تھی اور کچھ لہجہ بھی تھا. میں نے سچی بات ہے اسلام پنڈی میں آ کر میں نے صحیح اردو سیکھی, اور وہ بھی ریڈیو جانے کے بعد سے ہی. تو اس
उसके बाद ये था कि रेडियो पे मैंने फिर स्टूडेंट प्रोग्राम किए, मुशायरे वगैरह तो होते थे स्टूडेंट के। अच्छा, मैं वाहिद स्टूडेंट थी उस प्रोग्राम में। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, रेडियो वाले भी सुनेंगे, वो भी देख रहे होंगे जो लोग उस वक्त के हैं, कि मैं वाहिद स्टूडेंट थी जो उनका माहाना महफिल मुशायरा एक होती थी पिंडी रेडियो पर, जिसमें सीनियर शायर आते थे। उसमें जो नीचे स्टूडेंट्स में से मैं वाहिद थी जो उस मुशायरे माहाना मुशायरे में जाया करती थी। वहाँ मेरी मुलाकात जिनसे उनका ये परतो रहीला से और जवीर जाफरी और ऐसे हुई, जो में रहते थे, मुलाकात हुई। अख्तर इमाम रिजवी उसके थे प्रोड्यूसर। एक दिन मुशायरा था तो मैं गई, सारे शायर खड़े हुए थे। मैं जो ही इंटरव्यू कहते हैं, ये देखो जी पंजाबन ते उर्दू च लिख दिए शायरी कर दी है। मैं पंजाबी क्यों नहीं लिख दी? उन्होंने ऐसा ताना मारा। मैंने घर आते ही दूसरे दिन मेरे घर में बोल रही थी, वो घुगियाँ नहीं वाहता कुगू 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 कुगू, वो सुन के मैंने नज़म लिखी। उसकी आवाज़ से मुझे वो किया मोटिवेट। तो मैंने एक नज़म लिखी और दूसरे दिन मैंने जाके कहा, मैंने कहा इमाम जदवी साहब आपने मुझे कहा था ना पंजाबी ताना दिया था, मैं नज़म ले आई हूँ। उससे मेरी पंजाबी शायरी शुरू हुई। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो असल एक्सप्रेशन है वो मेरी पंजाबी में, क्योंकि मदर लैंग्वेज में जो आप कहते हैं ना, वो आप उर्दू में नहीं कह सकते, किसी भी लैंग्वेज में नहीं कह सकते। तो रेडियो का सफर हुआ। रेडियो में मुझे मैंने फोर्सेस प्रोग्राम किया, वीमेन प्रोग्राम किया, नुसरत मुनीर और मुसवरी सिद्दीकी होती थी पहले उसकी, फिर मुसवरी चली गई तो नुसरत मुनीर और मैं वो प्रोग्राम करते थे वीमेन प्रोग्राम। और फोर्सेस प्रोग्राम में करती रही। कर्नल साहब की बेगम थी पहले, वो करती थी, तो उनकी पोस्टिंग हो गई। तो उन्होंने मुझे मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती थी फ़ौरन मुझे बगैर सोच लगा के तो कंपेयरिंग के साथ साथ फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपको अदबी प्रोग्राम में तो जाती थी मैं, नज़में वगैरह तनकीदी प्रोग्राम होते थे उसमें मैं अपनी नज़में सुनाती थी। तो ये जो मैंने गुगू की नज़म लिखी थी ना, इसमें एक गुगू खूते यूसुफ खू, तो ये मैंने करके तो उसमें वो लिखा जब, तो वो उसको मैंने रिलेट किया था भुट्टो की फांसी के साथ। तो जब तनकीद के लिए पेश की तो वो फतेह मोहम्मद मलिक थे, उसमें तनकीद दिगार और रशीद निसार, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और उसके बाद अख्तर जमाल का अफसाना आया, उसमें उन्होंने भी किसी गुगू खू को लेके और यूसुफ खू को लेके उसने दिया। तो मैंने मलिक साहब से कहा, मैंने कहा मलिक साहब जो लोग उनका अफसाना पढ़ेंगे वो समझेंगे कि मैंने उनकी कॉपी की है। कहते हैं हम गवाह बैठे हैं, पहले आपने कहा है, पहले आपने नज़म कही है, फिर उसके बाद उनका अफसाना आया है। और बेटा ये जो मिथ्स ये जो होती है ना, मिथ होती है, ये ऐसी नहीं होती कि किसी का विरसा है कि आपने इस्तेमाल की तो कोई और नहीं कर सकता। तो ये सब का विरसा होता है। फिर मैंने रेडियो वालों ने कहा आप ड्रामा लिखे, फिर मैंने रेडियो के लिए ड्रामे लिखे, फीचर लिखे, बहुत कुछ रेडियो के लिए। मेरी 50 साल से ज़्यादा मैंने काम रेडियो पर किया है, और 21 से ज़्यादा। और रेडियो पाकिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वर्ल्ड सर्विस, रेडियो आज़ाद कश्मीर, तरारखल रेडियो जो था वो, और ये सारे रेडियो स्टेशन पे मैंने प्रोग्राम किए। और 21 से ज़्यादा बुक, और करंट अफेयर्स का एक शो, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जब मैं साफ 21 से ज़्यादा बुकिंग नहीं देते थे। तो मेरी 21 से ज़्यादा बुकिंग हो गई, तो उस पर एतराज़ हुआ। तो प्रोड्यूसर ने जाके कहा कि जी मुझे कहा बुला के कि आप 21 से ज़्यादा प्रोग्राम ले रही हैं। मैंने कहा ना, मैंने जाके किसी से प्रोग्राम मांगा ना किया, मुझे जो बुलाते हैं मैं आ जाती, नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने प्रोड्यूसर जो मेरे प्रोग्राम करते थे, जब मुझसे बुला के पूछा तो मैंने कहा कि ये उनकी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी है। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम जिस तरह आज की बात एक तरह प्रोग्राम होता था, किशोर ने भी एक दो बार सुन के तो मुझे फ़ोन किया कि ए मुमताज़ मुफ्ती कितों आ गया दूजा तो बढ़िया बड़ों के वो इंडिया वाले हम पे तनकीद करते थे। वो करंट अफेयर में एक प्रोग्राम चलता था आज की बात के नाम से। तो आज की बात के नाम से मैं उसका जवाब तो नहीं होता था, लेकिन जवाब यहाँ गदर ही समझ लें कि हम उनके वो पहलू चुन के उन पर तनकीद करके उनसे करते। तो वो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा मैंने वो जब तक
जाती रही रेडियो प्रोग्राम करंट अफेयर्स में मैं ही करती हूँ, फिर उनके मॉडरेटर मैं होती थी, उनकी डिस्कशन इसमें इंटरव्यू के लिए आती थी, भैया प्लीज आते थे सब, उनकी मॉडरेटर होती थी। फिर मैंने मीर जश्न तमसील के लिए ड्रामे लिखे, सब कुछ किया, फीचर ड्रामे सब। ये जो फीचर जिसका जिक्र वो इन्होंने किया है अभी, आंटी चिंते, ये ज़फ़र खान नियाज़ी अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे, ये उनका आइडिया था, पन्नी रेडियो पे होते थे। तो शमा खालिद करती थी, उन्होंने ड्रामा शुरू किया था आंटी बिनते, कि एक इंग्लैंड रिटायर्ड लड़की है, वो अपने आप को ऊटी सीधी अंग्रेज़ी बोलती है और वो इस तरह करके खुदाइयत हो गया। फिर शमा जब प्रोड्यूसर बन गई उसकी रेडियो की, तो वो कहने लगी अब शमा प्रोग्राम नहीं कर सकती है आर्टिस्ट के तौर पर, तो मैं ये चाहता हूँ ये प्रोग्राम जारी रहे। तो मैंने कहा मैं आंटी बिनते तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरा फिर अपना कोई आइडिया होगा। कहने लगे आपका क्या आइडिया है? मैंने कहा मेरे ज़हन में एक आइडिया ऐसा है कि पटवारी इलाके की कोई एक ऐसी औरत है जो कम पढ़ी लिखी है, बेवकूफ़ टाइप है, लेकिन अपने आप को बड़ा दानिशवर जाहिर करती है और बड़ा शायरों में जाके कहती है मैं शायरा हूँ, अदीबों में जाके कहती है मैं अदीबा हूँ। जो जहाँ उसको कोई फ़ायदा नज़र आता है वहाँ फ़ायदा, और बेवकूफ़ इतनी है कि खुद अपने भेद बोलती है कि ये मैं काम इसलिए करती हूँ पैसे मिलते हैं। तो वो आंटी चिंते के नाम से वो ना मेरा होता था, तो उसमें वो इतनी उसकी लिस्टिंग थी कि एक बार जब उन्होंने इस्लामाबाद रेडियो पे जी आए, तो इस्लामाबाद रेडियो पे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से नहीं हो सकता, उसके लिए हमारा पिंडी का स्टेशन है पटवारी पंजाबी के लिए, इस्लामाबाद से सिर्फ रेडियो प्रोग्राम चलेंगे। मेरे प्रोड्यूसर को मना किया, मैं गई पीजी के पास, मेरी बात सुने, इस सिर्फ एक हफ्ते के 450 खत आए, एक हफ्ता प्रोग्राम सिर्फ बंद किया आपके कहने पे। तो आप मुझे ये बताएं इस इलाके के लोगों के में बैठ के आप या तो आप अपना कैपिटल यहाँ से ले जाएं ताकि हम अपनी जुबान में बात करें, तो अगर आपने अपना कैपिटल यहाँ रखना है तो यहाँ के लोगों की जुबान में बात सुने। और यकीन कीजिए जिस वक्त मैं प्रोग्राम करती थी तो रेडियो के जितने बाहर चौकीदार चपड़ासी वो सब वो स्टूडियो के शीशों में से देख रहे होते थे, वो कहते थे हमें यकीन नहीं आता कि आप पटवारी बोलती हैं चिंते आप होती हैं। तो वो पटवारी भी मैंने उसी लहजे में बोलनी, और वो फिर अपने बहुत प्रोग्राम स्कूल खोल के इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के बैठ गई आंटी चिंते। तो वो कहता प्रोड्यूसर खुद बोलता था दूसरा कहता आपको तो आती नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती, तो आप इंग्लिश मीडियम करना, पैसे माड़े लगने गाने वो इस तरह की बात है कि आज ही महफिल मिलाद है, तो उसके नाम पे वो कहते हैं महफिल मिलाद आप क्या करेगी, आपको तो पता कुछ कहती है अच्छा टिकट टिकट बिकी गया सर काम हो कैसी तुम्हें डराना पड़ेगा। तो वो इस किस्म की बातें से तो पटवारी लोगों को अच्छा लगता था कि हमारी अपनी जुबान में एक प्रोग्राम होता है। तो जब वो ज़फ़र खान नियाज़ी भी को प्रोग्राम छोड़ गए, मुझे भी दूसरे और प्रोग्राम बहुत करंट अफेयर्स तो उसके बदले पे मुझे करंट अफेयर्स में जब ले लेते थे, मैंने करंट अफेयर्स की आवाज़ों को फिर हम मज़ाहिया आवाज़ के तौर पे पेश नहीं करते, तो आप करंट अफेयर्स को आप चूज़ कर लें। फिर ज़फ़र खान नियाज़ी नहीं थे, मेरी उनके साथ टीम बन भी नहीं थी, मैंने कहा ठीक है मेरा मैं करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करूँगा। अब मैं फिर उसी दौरान टीवी पे भी प्रोग्राम किए, मुशायरों में भी ये पंजाबी मुशायरे में मेरी सफ़र से पहली मुलाकात नहीं हुई थी, तो कभी कभार वो मुशायरों में उर्दू में भी कभी उसमें कभी बुला लेते थे कभी नहीं बुलाते थे, लेकिन उनके बुलाने ना बुलाने तो मैं नहीं समझती, मैं तो अपने शौक के लिए अपनी दिल की बात कहती थी, वरना मुझे भी उनको शौक था। तो बैरून मुल्क के मुशायरों के सिलसिले में मैं गई, इंडिया गई, फिर मैं इराक में अल-बासित उनका एक सालाना प्रोग्राम हुआ था जिसमें पुराना अरब का एक ट्रेडिशन थी कि पूरे अरब के शायर आते थे मक्का में और वो शायरी तो अल-बासित के नाम से उन्होंने वहाँ इराक बगदाद में किया, तो उसमें यहाँ से मैं और फराज गए थे, स्वीडिया से भी लोग आए, तो उसमें वो हमारी शायरी जो थी वो उन्होंने ट्रांसलेट करके की थी। और वहाँ उन्होंने जो दिलचस्प बात हुई ये हुई थी कि उन्होंने फराज से कहा कि आप फौजी वर्दी पहन के यहाँ की, मैंने कहा फराज आप बिल्कुल नहीं ये पूरी फौजी वर्दी पहनेंगे, ये क्योंकि हम ईरान भी हमारा मुस्लिम बिरादर है और ये भी हमारे मुस्लिम बिरादर,
कतन हम किसी भी साइड पे नहीं हैं। हम एक शायर की हैसियत से आए, हम इनकी फौज में भर्ती होने नहीं आए। तो खुराक ने रिफ्यूज कर दिया। मुझे उन्होंने कहा कि इसमें आप कंडेम करें उसको, ईरान को। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे इक्वल राइट है, आपको मौका नहीं बोलने का इतना आपकी मर्जी। लेकिन उन्होंने खैर हमारी शायरी को भी वो किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पेश किया और बताया भी हुआ एम्बेसडर होने में भेजा। रेडियो और टीवी का तो ये था। फिर सहाफत की तरफ से आपको बताऊँ, सहाफत की तरफ ना मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी कोई नौकरी करूँगी, कोई जॉब करूँगी, कभी कोई सहाफत की तरफ जाऊँगी, या सहाफ़ी बनने का कोई शौक़ था या कुछ था। बल्कि एक बार रुबाब आयशा ढाका गई अपनी छुट्टी पे, तो जलील रहमान ने मुझे बुलाया, कहने लगे कि आप हमारा औरतों का सफा लगा। तो मैंने कहा मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं तो शौकिया लिखती हूँ फ्रीलांस, मैं तो नहीं टाइम दे सकती। कहने लगे मर्जी है आपकी, छुट्टी के दिन आ जाया करें, आप बेशक एक दिन आके सफा वो करती है करें, आप कर लें। मैंने कहा दूसरी बात यह है कि रुबाब मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त छुट्टी गई है, उसकी सीरियल तो मैं कहीं बैठूँगी, मेरे लिए तो बहुत बुरी बात है। कि लेकिन वो रिज़ाइन कर दी गई है और मुझे पता था वो रिज़ाइन करके नहीं गई, वो उसको इसलिए निकालना चाहते थे कि उसने जानी जाती की शादी की, तो वह एक इदारे में थे, वो मैरिड था, वो कुछ उनका इशू बनाया था। मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी। तो वो कहने लगे आपको मुझसे ज़्यादा तनख्वाह देंगे। मैंने कहा आपको पता है मैं अखबार ख़वातीन में करती हूँ, मैं एजाज़ी नामा निभाती, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ना मैंने तनख्वाह मांगी है। लेकिन जब मैं मशरिक़ के दफ्तर जाती हूँ ना, तो उनके जो मशरिक़ के हेड हैं अनायतुल्लाह, वो मुझे गाड़ी तक, और गाड़ी भी उनकी होती है, मुझसे पूछते कन्वेंस है, मैं कहती हूँ नहीं है, हम तो स्टूडेंट प्रोग्राम में गए हुए तो वहाँ रुक के चले जाते। गाड़ी भी देते थे, ड्राइवर भी देते थे, और खुद बाहर गाड़ी तक छोड़ने आते थे। मैंने जब विक्रमान को कहा, मैंने कहा ये वो इज्जत है जो वो मुझे देते हैं, और आपने मुझे बुलाया खुद मिलने के लिए, और आधा घंटा मुझे बाहर उठाया कि आप बैठे, आप क्या बुलाते हैं, वो तुम्हारे नहीं है। मैंने कहा ये फ़र्क है, मैं आपके दायरे में करूँगा। और अखबार ख़वातीन के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मैंने 23 साल अखबार ख़वातीन के साथ, वो बंद हो गया, ट्रस्ट टूट गया, तो वो छोड़ना पड़ा। तो नौकरी जो बाकायदा स्टाफर में अखबार ख़वातीन के लिए, तो शादी के बाद हुई, शादी के बाद मैंने शुरू किया था। और वो भी मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात है, किशोर की डेथ हुई है, अपने मियाँ से कहा कि मुझे, मैंने जब मैं अपने कॉलेज में किसी बच्ची की सिफारिश करने गई थी दाखिले के लिए, तो मिसेस मसूद कहने लगी क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस वही फ्रीलांस कर रही हूँ। तो कह लगी यहाँ जो लेक्चर की जॉब है। मैंने कहा मैं अपने मियाँ से पूछ के बताऊँगी। कहने लगे मियाँ से मैं खुद कहती है, मियाँ से खुद बात कर लूँगी, तुम एप्लीकेशन लिखो। मैंने कहा मुझे तो एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, तो कभी लिखी नहीं। उन्होंने पीए को, अपने पीए को बुला के क्या जी इसकी एप्लीकेशन लिखे। किसी और लड़की को रिकमेंड कर चुकी थी, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता था ना ये, उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में फ़ोन किया कि वो मैंने जो रिकमेंड किया था उसको कैंसिल करें, मेरी अपनी स्टूडेंट है शमीम सैगल, मैं उसको रिकमेंड कर रही हूँ, वो आगे करेगी उसका जॉब। मैं घर आई तो मेरे मियाँ कहने लगे कि कॉलेज की जॉब तो बहुत मुश्किल है। मेरी प्रेगनेंट, मेरी बच्ची होने वाली थी, तो कहने लगे कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा सुबह सुबह जाना करना, और फिर अखबार का भी करना, तो तुम वहाँ तो रिफ्यूज़ कर। मैंने उससे कहा कि सॉरी। तो कहने लगी चलो 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो पूरा करो ना। तो उसके बाद वैसे हसन नकवी साहब उस वक्त एडिटर थे इंचार्ज, उनका फ़ोन आया, पहले तो हंसते रहे, उसके बाद कहने लगे कि भाई कोई पेट पालता है ना कुत्ता बिल्ली, तो उसको भी जब छोड़ने लगता है उसको थोड़ा सा दुख होता है, आपने हमें यूँ छोड़ा है, हमें बताया भी नहीं कि मैं आपको छोड़ेंगे। मैंने कहा वो इस तरह वाक़या हुआ था, तो मैंने कसरन कोई इरादे था, ज़्यादातर मैं नहीं जॉब में थी। तो कह लगे नहीं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपने नहीं छोड़ा है, मैं आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भेज रहा हूँ, आपने समझा के भेज, हम आपको अपने बाकायदा स्टाफ पर रख रहे हैं पिटनी इस्लामाबाद की नंबर। तो फिर मैंने अपने मियाँ से जिक्र किया, मैंने कहा वो तो आपने रिजेक्ट कर दी थी, आप क्या ख्याल है? मेरा एक जन्म तो मुझे मेरी माँ ने दिया था, मेरा दूसरा जन्म मेरे शौहर ने दिया। मेरे मियाँ भी साथ थे क्योंकि दोनों का इंटरव्यू हो रहा था।
تو میرے میاں کہتے ہیں تم نے تو مجھے اتنا زمین سے آسمان پہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ کہو گے۔ میں نے کہا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے سپورٹ کیا۔ میں ساری رات باہر مشاعرے میں گزار کے صبح کے ٹائم اذانوں کے وقت بھی آئی ہوں نا، اس آدمی نے ماتھے پہ تیوری نہیں ڈالی اور اس نے مجھ سے پوچھا نہیں لیٹ کیوں، اس نے بلکہ مجھے کھانا کھایا، تمہارا پڑا ہو میں گرم کر لوں، اتنا وہ میرے ساتھ کوآپریٹو تھا۔ اور شوہر کی کوآپریشن کے بغیر کشور تو مجاہد ہے ہماری، میں سمجھتی ہوں ہمارے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، مڈل کلاس کی لڑکیوں کو باہر نکل کے کام کرنے کا حوصلہ دیا، پڑھنے کا حوصلہ دیا، ہمارے لیے کشور ایک رول ماڈل ہے۔ میں اس کو میں ہمیشہ یہی بات کہی اور لکھی اپنی تحریروں میں بھی کہ یہ کشور ہمارے لیے نہ صرف میرے لیے بلکہ جتنی لڑکیاں آپ دیکھتے ہیں اب ان کے لیے رول ماڈل۔ کشور نے یہ نعرہ نہیں، فیمنسٹ اس نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ یہ عورتوں کی دنیا اور یہ مردوں کی دنیا، اس نے جو اللہ نے بنائی ہے، بیٹے بھی ہیں بھائی بھی ہیں، سب رشتوں کو لے کے چلی ہے اس کے مرد۔ میں نے کہا وہ ہر اس انسان کا ساتھ دیتی ہے جو تکلیف میں ہو، جو دکھ میں ہو، وہ یہ نہیں دیکھتی یہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ فیمنسٹ عورتیں صرف دکھی عورتوں کی بات کرتی ہیں، وہ سب کی بات کرتی ہے، اور جس کے لیے بھی ضرورت پڑے اس کے لیے جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں کشور کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں۔ اور پھر میرے میاں کے بعد میں نے کہا کہ میں نے کہا آپ واحد مرد ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ مرد تم مخالفت کرتے ہیں، اس کا شوہر تو اس کا ساتھ نہیں دیتا اس بات میں۔ کہنے لگے دیکھو ہر انسان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کشور جیسی بہادر عورت جو ہے نا، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جیسی میں اس جیسی تو نہیں بن سکتی، لیکن میرے لیے ایک مثال میرے سامنے موجود ہے کہ عورتیں اگر باہر نکل کے کچھ کرنا چاہیں اپنی حدود میں رہ کر تو ان کو کوئی نہ روک سکتا ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ کہ فریدہ اور میں تقریباً 50 سال سے کلی گیا، ہم نے اکٹھے کام کیا، ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہیرسمنٹ کا کوئی ہوا ہو یا کچھ ہوا ہو۔ اپنے کام سے کام رکھو، پیورلی مردوں کا معاشرہ تھا جس میں ہم کام کرتے تھے۔ جس وقت ہم کام کرتے تھے عورتیں تو لڑکیاں کتنی تھیں اس وقت، فریدہ تھی، میں تھی، اور لاہور میں فریدہ فریدہ آگے تو فریدہ میں، اور لاہور میں نثار تھی، اور وہ تھی فردانہ تھی، اور ایک کوئی اور تھی، رفت تھی، نثار فاطمہ، اور رفت بٹ ان کی عبد القادر حسن کی بیگم۔ میں بات یہاں کرتی ہوں، ایک دفعہ یہاں یہ حال ہو گیا تھا کہ زیاد رنجی صاحب نا فنکشنز کی وہ صدارت کرتے تھے، تو جب ہم اکٹھے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ان دونوں کو الگ الگ بٹھاؤ، یہ ہم پہ فکریں کستی ہیں۔ جب یہ فکریں کستی ہیں تو لوگ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھتے، ہماری بات نہیں سنتے، ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اونچی آواز سے بول رہے ہیں، اور بڑا شائستہ فکر ایسا کہ وہ خود بھی انجوائے کرتے تھے۔ اس کو مشاعروں میں بڑی وہ ہوتی تھی نا، فکرے بازی ہوتی تھی اور بڑا اچھے جملے آتے تھے۔ ایک دفعہ یہ مبارک احمد آئے ہوئے تھے لاہور سے، ان دنوں نثری نظم کا بڑا چرچا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ پوٹھوہار کی جو ہے نا کوئل، وہ پیو پیو کہتی ہے، تو اس کسی نے کہا کہ نہیں کوئل جو ہے وہ کو کو بولتی ہے، تو شمیم کہنے لگی کہ جو پوٹھوہار کی جو ہے نا کوئل جب وہ نثری نظم کہتی ہے تو پیو پیو بولتی ہے۔ سورت جملے یہ بولتی تھی، فراد بھی اسے چھوڑ جاتے تھے، کہتے تھے یہ سیدھی بہت ظالم ہے۔ فراد کے ساتھ بڑی اچھی محفل رہتی تھی، انڈیا ہم گئے، انڈیا کے مشاعرے میں فراد بھی ساتھ تھے، تو کس طرح سے پاٹا کرتے رہے۔ ایک جگہ ہم چندی گارڈن کا بہت مشہور ہے، بڑا دیکھنے والی جگہ ہے، وہاں ہم لوگ انور مسعود تھے اور نیا اور فراد، ہم لوگ اتنا ہنسے کہ یقین کرے جبڑا منہ بند کرنے ان کا وقت نہیں ملتا تھا، ایک دوسرا لطیفہ آتا تھا، ایک اور جملہ آ جاتا تھا، بہت انجوائے کیا۔ پھر میں نے اپنے سفر نامے میں لکھا بھی تھا، بدقسمتی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ اب جب آپ نے مجھے فون کیا میں اپنی اردو شاعری کی ڈائری ڈھونڈ رہی، وہ نہیں مل رہی تھی، تو اس سفر وہ اصل میں ہوا یہ کہ جس الماری میں میں نے وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی جب اس گھر میں آئی میں، ان کے وہاں پہ اس الماری میں پیچھے سے پانی آیا اور وہ سارا کچھ نیچے دراز میں جو کچھ میری چیزیں تھیں نا وہ ساری جل کے ہوئی، تو کچھ تھوڑی بہت چیزیں جو ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی وہ رہ گئی،
बाकी वो सब उसमें करके ज़ाया हो गया। मैंने कहा चले अल्लाह मियाँ ने भी कहा ये किताबें तो शायरी करवाती, और रखी इसीलिए थी कि कभी फुर्सत मिलेगी तो किताबें शायर करूँगी, फुर्सत मिली तो हाथ से हुए टाँगे टूटने लगी। तो ये है मेरी प्रोफेशनल लाइफ की कहानी। बाकी ये है कि हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि कोई हमें भी उसकी संगीत पेश आया हो या कुछ हुआ हो हैरेसमेंट का, या कोई ऐसा मर्दों के साथ काम करते थे, रातों को आते थे जाते थे। मेरे पास तो जब गाड़ी नहीं होती थी, किसी कुलीग के साथ बैठ गए, कुछ हुआ, कभी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये बात वो है कि पुलिस में भी चुन के जो लोग ऐसे देखते थे कि ये शुरफा है, उनकी बेगमान से भी हमारे ताल्लुकात होते थे, उनके साथ हम उठते बैठते थे। हमारी नुज़ैरा आजम जब आई तो एक दिन वो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के गई, तो मेरे पास आई दूसरे दिन, शमीन उस कंपास ने मुझे गिफ्ट दी, मेरी चुटकी यहाँ काट दी। मैंने कहा तुम उसके साथ बैठी क्यों थी, पहले तो तुम मुझे ये बता, देखे सुने बगैर जो कहता उसके साथ उठ के चल पड़ती। इसी आप लोग भी तो, मैंने कहा देखो हमारा एक सर्कल है, देख उन पे नजर डालो, अलवी साहब हैं जो हमारे जो साथी हैं, इन पे नजर डालो, ये किस किस्म के लोग हैं, ये हमारी हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये उसकी रेपुटेशन बदमाश नहीं है। तुम जिस बंदे के साथ बैठी हो वो उसकी रेपुटेशन ही ऐसी है, तुम जाके उसके साथ लिफ्ट ले ली तो अपने बच्चों के बारे में भी बताएं। जी मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, और मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने कभी ये दुआ नहीं मांगी थी कि मुझे बेटा हो या बेटी हो, कि जो भी हो, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मुझे खूबसूरत, खूबसूरत और नेक वक्त औलाद दे। और मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसी ही औलाद दी। और मैं नहीं तारीफ करती, हर माँ अपने बच्चों को बहुत, लेकिन दुनिया सब लोग तारीफ करते हैं जहाँ जहाँ ब्याह के गई है। मैं अपनी बेटियों को ब्याहते हुए ये नसीहत करती थी कि बेटा, हमारी माँ कहानी सुनाती थी कि मुड़ के न देखना, पत्थर के हो जाओगे। ये बेटी का भी यही मामला होता है, जो लड़की मुड़ मुड़ के पीछे मैके देखती रहती है ना, वो फिर न आगे जोगी रहती है न पीछे जाएगी, वहीं पत्थर बन जाती है। अब जिस घर में जा रही हूँ वही तुम्हारा घर है। जिस तरह पनीरी गमले में लगती है, मैंने अपनी बेटियों को ये कहा, इसी तरह बच्चियाँ भी पनीरी की तरह होती हैं जो गमले में लगती हैं। तना अपने तने पे पौधा खड़ा होता है तो उसको उखेड़ के ज़मीन में बोया जाता है, फिर जो उस आबो हवा और उस मिट्टी को कबूल कर लेता है पौधा, वो तनावर दरख्त बनता है और फल फूल भी देता है। दूसरा मुझे जल के ऊपर जाके खाक में मिल जाता है। बेटी की यही मिसाल होती है। तुम अगर उस माहौल को ये ना समझो कि तुम जाके वहाँ पे अपना माहौल बनाओगे, तुम उस माहौल को अपनाओगी, तुमने वो बनना है जो वो है, जो तुम्हारा शौहर है, जो तुम्हारे ससुराल की ट्रेडिशन है, जो वो है, उनके मुताबिक तुम्हें बनना है और तुम कामयाब रहो। और अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बेटी तो खाला के घर गई, लेकिन वो भी ज़ाहिर है सास चाहे खाला भी हो, कुछ ससुराल ही होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे कहीं से कभी कोई शिकायत, एक दामाद ये उधर बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ है, उसे वो बेटी बैठी है। तीसरी बेटी भी जहाँ गई जैसे वो थे वैसे ही, अल्लाह का शुक्र है खुदा का कि तीनों अपने घरों में आबाद हैं, खुशियाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरे बेटी और बेटी के बेटा नहीं बने हुए मेरा सहारा, कि मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर से ले गया, मैं नहीं आना चाहती थी, मैंने जिद पकड़ दी मैंने कि मैं अपने घर में ही रहूँगी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि अब आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप अकेली रहें। मैं अपनी कुछ चीज़ें, एक तो किश्वर की नज़म है जो किश्वर ने मुझ पर लिखी है, वो समझे इसने मेरी ज़िंदगी का खुलासा। जब किश्वर की वो नज़म मुझे मिली, उसमें छपी भी थी हमरा में, तो उसकी किताब में भी है, जब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा किश्वर, मुझे नहीं पता था तुम इतने गौर से मुझे जो कुछ मुझे मिला मैंने निकाल लिया। वो सुनाने लगी क्या नज़में। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे अच्छा, बड़े आराम में हूँ। ये इस तरह है, ये किशोर की बात। जी मैं शुरू उर्दू की एक हम से करूँगी। मैंने तो जब चलना सीखा तेरी ओर चली,
वाह। मैंने तो जब चलना सीखा तेरी ओर चली, मेरे ज़हन पे रोशन रोशन पहली सोच तेरी। दाता मैं अनजान नगर थी, तू पहचान मेरी। जग जग के भोर समय भी तू था, अंत समय भी तू। मैं एक भूली भटकी राही, कोई न मेरी ठोर। मुझे तो दाता बचा के ले गए, तुझसे बांधी। क्या क्या। और ये इसका बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने घुटनों के बल चलना सीखा, घुटनों के बल, तो मेरे दादा थे, याद थे वो, मैंने देखा नहीं उनको, बहुत हो गई जल्दी। वो नमाज पढ़ते थे तो मैं घुटनों के बल चलती चलती उनकी जान नमाज के ऊपर सजदे वाली जगह पे जाके उल्टी होकर लेट जाती थी सजदा पे। तो अम्मी ने आके मेरी टांगें खींच के ले जाना, तो दादाजी कहते थे इसे मत बुलाया तो ये नमाज पढ़ने आती है मेरे पास। तो वो मेरे ذہن में था कि मेरी पहली सोच तू था। और जब मैं चलना मैंने सीखा, छोटी सी बिल्कुल, तो चलना सीखा तो मैं देखती थी तो कहती थी कि आसमान पे अल्लाह के बादलों को देख के कहती थी ये बड़ा सा बादल का टुकड़ा ये अल्लाह में है, तो मुझे देखने की ये छोटी सी लड़की चलती हुई जा रही है। तो ये मेरी सोच होती थी। कनेक्शन है। उस हवाले से ये नमी थी। और एक बाजगुजार, ये इसको फेमिनिस्ट नज़म समझे या जो भी समझे आप, लेकिन हम हैं तो आखिर औरत ना, हमारे भी कुछ शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं। और इसमें मैंने माँ, बेटी, बहन, बीवी सबके हिसाब से लिखा। तवक्कात का आलम तेरी गज़ब है गज़ब, तवक्कात का आलम तेरी गज़ब है गज़ब, हर एक रूप में तू मुझसे चाहते मांगे। वो दर्द तेरा या मेरा उसे सहूं मैं ही, और अपने दर्द की तुझको खबर न होने दूं, किसी भी मोड़ पे तुझको न मैं बिखरने दूं। अच्छा, बेटी की हैसियत से, तेरे कुलाह को होने न दूं निगूं सर में, खुद अपने हाथ से चाहत का अपने खून करूं, कि कट कुलाही की रस्में यही कलफ मांगे। और बहन की ये तुझे भी चाहूं तेरी चाहतों से प्यार करूं, जुबान बख्शूं तेरी गूंगी ख्वाहिशों को मैं, और माँ निसार कर दूं मैं तुझ पे हर एक मिताए अली, हर एक मोड़ पे पड़ जाऊं हिस्सों बकरों में। हम सफर तू हाथ थामे तो एहसान की कर्जदार बनूं, तमाम उम्र चुकाए पे भी जो चुक न सके। रफाकतों के तकादे सभी मेरे जिम्मे, रफाकतों के तकादे सभी मेरे जिम्मे, के रूप कोई भी हो तू मेरा मुहाफिज है, मैं हर एक रूप में रहती हूँ तेरी बाजगुजार। जिंदा चीज की खामोशी जब लाशों के उस कैंप से मैं गुजरी थी। हम में कहाँ इतनी हिम्मत के इतने मिजार बनाए, फूल चढ़ाए, कांपते हैं शायर के हाथ, खोलता है जब लज्म का पर्चा जिसमें दर्ज क़यामत ज़ोहरा, दर शहर लुबनान, हाय है लुबनान। उस शहर के चचा या मामू के खेत में बम बोए गए थे। रज़ा के बारे में आजकल हम लोगों की हालत बहुत बुरी है, हमारे दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है। और सबसे ज्यादा दुख अपने लीडरों पे है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी जरूर। और अखबार चहक रहे थे जब अल-बरखी की जेबों का बिखरा हुआ सरमाया जमा हुआ, तो उसमें एक मरफूफ शुदा चपटी अरबी रोटी भी थी। लम्हा भर को अंधेरा है आंखों की हद से परे तक। हम शरीफुल नफ्स बन जाते हैं कितने, ये दूसरा बन शुरू था इसका। जिक्र जब करते हैं फिल्मों और रेस्तोरां का, हम नहीं सकते कभी कहते हुए कि ये बुराइयां और शैतानी अमल इस दिनों के, मगर अल्फाज हम लाएं कहाँ से, हम दही दामन बहुत हैं। बताएं कैसे उस औरत को जो बरकले में बैठी कहती है ये बस उनका मुकद्दर था, इसे हकदार इससे फी सवा के हुआ जो कुछ वो थोड़ा है। मगर हम क्या कहें, इस किस्से कहें जहाँ लफ्ज़ों के कुछ मानी नहीं है, जहाँ अल्फाज हुर्मत खो चुके हैं। वहाँ हम क्या कहें जहाँ शोले जुबां हैं, जहाँ एक मेमने की गिरिया तारी जवाब आगदर है। ये वो उस शायरा की तस्वीर है जो किसी ने बनाई।
کہاں سے حوصلہ لائیں مگر ہم عزاداری کا، اگر شمع جلائیں کروڑوں شمع چاہیے. یہاں فلسطین میں، سلویڈن میں اور لبنان میں، اور اگر ہم یاد میں ان کی سر جھکائیں تو چپ رہنے کو بھی ایک عمر چاہیے کہ یہ رشتہ ہمارا اس زمین سے مختصر. چڑیاں لڑتی بازوں سے، بستی چپکی بیٹھی ہے دروازوں سے. دیکھ رہے ہیں چڑیاں لڑتی بازوں سے، بستی چپکی بیٹھی ہے دروازوں سے. جب سے میں نے ہونٹ سیے اور چپ سادھی، گونج اٹھا ہے شہر میری آوازوں سے. بے حس راج محل کے ہیں دیوار و در، بے حس راج محل کے ہیں دیوار و در، دستک کا رشتہ ٹوٹا دروازوں سے. آئینہ اصلی صورت دکھلا دے گا، بات بنے گی کیا انشاء پردازوں سے. آئینہ اصلی صورت دکھلا دے گا، بات بنے گی کیا انشاء پردازوں سے. سر کاٹے گردن کاٹے پھر بھی کانپے، سر کاٹے گردن کاٹے پھر بھی کانپے، ڈرتا ہے صیاد میری پروازوں سے. واہ واہ واہ، بہت اچھا، پھر سے پڑھیے. سر کاٹے گردن کاٹے پھر بھی کانپے، یہ بھٹو کے اس گزار کے دور میں نے. سر کاٹے گردن کاٹے پھر بھی کانپے، ڈرتا ہے صیاد میری پروازوں سے. جن سے نبھ نہ پائے شان سکندر کی، جن سے نبھ نہ پائے شان سکندر سی، ادنا لوگ بھلے ایسے شہبازوں سے. اب یہ پنجابی غزل ہے. کنڈیاں کولوں بچ بچا کے آئی نسدی نسدی، کنڈیاں کولوں بچ بچا کے آئی نسدی نسدی، بے خبری وچ آن پسیاں چوں پاسے اگ مچدی، بے خبری وچ آن پسیاں چوں پاسے اگ مچدی. کچے کڑے تے تردی تردی سونی تے ڈب موئی، امنی سکھ دی نیندر مانے تی رانی سکھ بستی. دور پرائے محلہ اندر داج سجاندی سوچاں، بابل او سوئی نہ دیتی جیڑی پھٹ سی سکتی. کیا بات، پھر سے تھوڑے سے یہ شعر، یاد ہے جو میں کہتی ہے یہ سب یہ شعر پھر سے پڑھیں. دور پرائے محلہ اندر داج پراندی داج سجاندی سوچاں. محل محل کس سے نہیں ہے یہ محل پتہ ہے نا مال ڈرائنگ روم ودیارتی علاقوں میں ڈرائنگ روم میں مال کہتے ہیں. دور پرائے مال اندر داج سجاندی سوچاں، بابل او سوئی نہ دیتی جیڑی پھٹ سی سکتی. کیا سب کچھ دیا اپنی دی. اب پھر اپنے وطن کے حوالے سے یہ نظم ہے جو دل دکھانے والی ہے. میں تے محل بنایا نہیں سی اچے برجاں والا، میں تے محل بنایا نہیں سی اچے برجاں والا، سڑ کچھ کے بھی صدیاں تو کچھ نہ کچھ بچ رہندا. میں تے ایک چگی پائی سی میر محبت والی، میں تے ایک چگی پائی سی میر محبت والی، اسبیتاں دے ہڑ نے جس نوں پل وچ روڑ کوایا. اسبیتاں دے ہڑ نے جس نوں پل وچ روڑ کوایا. تے ریتاں دے ناگ دریلے پیری کنڈل پا کے، لو وچ رچیاں لمیاں لمیاں جیباں نال جڑا کے. تے ریتاں دے ناگ دریلے، یہ ہمارے سائنسدان جو ہے. تے ریتاں دے ناگ دریلے پیری کنڈل پا کے، لو وچ رچیاں لمیاں لمیاں جیباں نال جڑا کے، خبرے کتے لے چلے گئے کچھ بھی سمجھ نہ سکا. اے میرے راکھے کے ویری کوئی تے مینوں دسو، اے میرے راکھے کے ویری کوئی تے مینوں دسو، انے ڈورے گنگے بن کے منہ میرا پہ تکو. انے ڈورے گنگے بن کے منہ میرا پہ تکن، منہ پپولن دسن نہیں پی کچھ بھی دس نہ سکن. یہ ہے جی اپنے اندر کے دوست. 12 سال ہو گیا شمیم کو، تب ہم لوگ روز ملتے تھے اور وہ اس طرح. داد تو میں تم لوگوں کو اور کشور کو دیتی ہوں جن لوگوں نے مجھے چھوڑا نہیں. 12 سال میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ان لوگوں نے مجھے فون نہ کیا ہو یا مجھ سے ملنے. کشور اس حال میں مجھ سے ملنے آئی کہ میں اور آ کے میرے بستر پہ یوں گر گئی. میں رو پڑی دیکھ کر اس کو. میں نے کہا کشور تم کیوں آئی ہو؟ کہتی بس یار تمہیں منع بھی کر دی اس نے مجھے ڈانٹ دیا. یہ محبتیں ہوتی ہیں، یہ مخلص دوستیاں تھیں ہماری، پر ہماری وہ
असेंबली में कानून शहादत के साथ और देखकर पास हुआ था। जब मेरे पास आए ना तो कहते ये क्या बात है, आप दो ही हैं? मैंने कहा जी आप दो का आज से तो एक ही हैं। वो देवटा मुंह बना के सीरियस दम चला गया आगे, बाकियों से मिला भी नहीं, आगे चला। सारी कहते हैं आप मुझे मरवाएंगे किसी से, मैं आपको कहाँ बचाऊंगा। वो इंटरप्रेट करके ना फिर हमारी बातों को तो उल्टा सीधा करके कहते बहला लेता सब। ये उसी फंक्शन की बात थी जबकि उन्होंने हमारे 10 जर्नलिस्ट को ईद से चंद दिन पहले अजीज बदल को निकाल दिया था नौकरी से। तो ज़कात भी उन्हीं दिनों में शुरू हुई थी जो सारा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने हमारे जो सहाफ़ी निकाले हैं बिल्कुल, तो आप उन्हें ज़कात देंगे? तो वो तो उनका तो बड़ा सख्त कहते हैं मैं ज़कात दूंगा, जो लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं मैं उनको कैसे करूं। तो इस किस्म के हमारे बच्चे रहते थे। हमारा ग्रुप जो था ना, सॉरी प्लीज, हमारा जो ग्रुप था बरना साहब ग्रुप जो था, ये तो उनका वो था ना कि बहुत ज़्यादा उनको करते थे। लेकिन मैंने अखबार ख़वातीन में लपेट के ऐसी ऐसी मारती थी ना, वो समझ नहीं सकता था। सिद्दीक़ सालिक फिर उसकी स्टाइल पेश करता। ये कि हम लोग जो चाहते थे लिख लेते थे कॉलम। सिद्दीक़ सालिक वैसे कभी कहते थे कि हम लोगों को बहुत कवर करते हैं। कहता था मैं कहाँ बचाऊंगा। एक बार उन्होंने जो दामा छपा कि महफिल मिलाद शरीफ होगी जिसकी सदारत बेगम शफीका ज़िया करेंगी। तो मैंने लिखा कि आज तक तो हुज़ूर पाक ही अपनी महफिल की सदारत करते थे, बेगम शफीका ज़िया ने आज अब शुरू कर दी है क्योंकि उनके मियाँ पाकिस्तान के थे। दूसरे दिन अखबारों में सुनाहत आई कि नहीं वो तो मेहमान ख़ुसूसी थी। मैंने कहा गाना तेरी मेहमान ख़ुसूसी भी हो गई थी। उस महफिल में ना कोई मेहमान ख़ुसूसी होता है ना सदर होता है। इस तरह के हम लोग उसको मार जाते थे, लेकिन दबा के मारते थे कि कोई उसको भी तरह ऊपर से गुजर जाए। वो तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, देखिए उसको फिर अंजाम दिया। सहाफियों ने बहुत उनको बड़ी जुर्रत से मुकाबला किया उनका। मतलब एहसन अली खान और अख्तर जमाल का बेटा वो तारिक को उसका स्कूटर कोई लेके गया था, तो पैम्फलेट बांट रहा था वो। हाँ, पैम्फलेट तो उन्होंने आके उसको, अच्छा हमें फौरन लोगों ने फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में कोई भी अगर कोई रशियन या प्रोग्रेसिव जो है रिसाले वगैरह तो वो हटा दो। तो हमने कहा हम इतना कैसे हटा सकते हैं, हमारे पास तो है ही कोई कुछ सारा। तो वो मतलब सहाफियों को हर शायरों को, सहाफियों को, हर एक को, सहाफियों को नहीं, इसमें ज्यादा असर था अफगानिस्तान में जो ये इनका कब्जा हुआ था, रशियन जो आए थे, तो वो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन हो गई थी। और जरा सी बात होती और उस बेचारे को, तो मैंने बेगम ज़िया से कहा किसी फंक्शन में, तो अख्तर जमाल बेचारी बहुत मतलब पहले उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था, फिर वो बहुत, तो वो कहने लगी इनसे बात करो ये सारा। तो बल्कि साहब मुझे कहते थे कि कोई फायदा नहीं आना बात करने का कोई, मैंने कहा बात करके तो देखे ना। तो मैंने बेगम ज़िया से कहा, मैंने कहा आप ना इनको इस तरह ये गिरफ्तार हुआ तो कम से कम पता तो करें। वो था भी ये, कोई स्कूटर उससे मांग के ले गया और उसका स्कूटर जो है आपने उसको पकड़ लिया। तो वो कहने लगी कि ये लोग मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं, एक तकरीर कर दी उन्होंने, कुछ पता नहीं होता था कि क्या चीज़ है। फिर सलामत अली को उन्होंने गिरफ्तार किया जब, मेरी दोस्त वो भी था, और वो भी काफ़ी सीरियस मसला था। हम जनरल चिश्ती के पास गए, मैं थी, बल्कि साहब थे और मंसूरी साहब थे। तो उसी दिन ना हमारे मशरिक अखबार में इनकलाब किसकी, इसमें इराक की कोई इनकलाबी कोई बात छपी हुई थी ना, तो वो अखबार उन्होंने सामने रखा हुआ था। कहने लगे आप लोग इनकलाब ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारा मुल्क के खिलाफ सारा। तो मैंने कहा जी जो हमारे अखबारों में छप रहा है वो तो सारा सेंसर होके आता है, और ये तो फॉरेन ऑफिस से होके आया। तो कोई मौका वो लोग हाथ से जाने नहीं देते। भाई वो बात हमारी कंट्री है,
अर्शी ने एक बार विमेन हाँ। विमेन का वो मुशायरा हुआ, विमेन विमेन ने मुशायरा करवाया, उसमें उसने गजल पढ़ी, गजल का पूरा सुनी, अब किसका सर जाएगा अब के बरस, उसकी तकदीर का आता, अब के बरस उसकी तकदीर थी, उसका सर किसका सर जाएगा अब के बरस। उसका मैं वो था इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसकी जनाब पेशी हो गई, तो ये आपकी बेगम, ये आपने लिख के दी आपकी बेगम को गजल। उसने कहा जी मेरी उसकी शायर, वो तो मुझसे पहले से पंजाब यूनिवर्सिटी से मुशायरों में आती जाती ट्रॉफियाँ लेती, मैंने उसको क्यों लिख के देनी है, मैं सरकारी नौकर हूँ, मैंने क्यों लिख के देनी है, उसकी अपनी गजल है, उसकी मर्जी है, वो जहाँ जाए जो मर्जी है पढ़े करे। तो कहने लगे आप अपनी बेगम को बात करें आइंदा के लिए, तो उसकी ट्रांसफ़र कर दी कराची। तो मेरी जो था ये फेसबुक करते थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट से लेटर्स आते थे क्यों ना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, तुम्हारी बीवी ये कर रही है। उसको बेचारे को तो मतलब सिर्फ कराची था, कराची उसको ट्रांसफ़र किया, तो वो कहती थी अर्शी कहती थी मैं जरा सी बात है, मैं कहती हूँ गजल लिख दूँगी, चुप करके बैठो। सरबत आप जी, बस मैं तो ये है कि मेरा ख्याल है हमारी मुलाकात को 35 साल हो गए, क्योंकि मेरी जब नई नई किताब आई थी पहली, उसके बाद एक पंजाबी मुशायरे में जैसे अभी शमीम ने कहा हमारी वहाँ मुलाकात हुई, तो बस उसके बाद तो फिर ऐसी दोस्ती हुई ना, फिर मैं सरबत के घर गई इंटरव्यू के लिए, सरबत के हाँ अखबार ख़वातीन के लिए फिर ये इंटरव्यू करने आई। फिर एक दफ़ा PTV पे प्रोग्राम था पंजाबी शायरी के बारे में, तो वहाँ भी हम इकट्ठे, पर उसके बाद तो फिर रोज़ का मिलना हो गया। उसके बाद फिर हमारा एक नीलोफर का, नीलोफर को बहुत मिस कर रही हूँ, वो है नहीं, हमारी एक कौन सी बन गई बिल्कुल। कि हम लोग हर हफ्ते किसी एक के घर इकट्ठे होते थे और अपनी कई हुई पढ़ लिखी हुई नहीं लिखी हुई चीज़ पढ़ते थे। और उस सिलसिले में जो मेरी एक किताब है, मेरा सफ़रनामा जो है स्कैंडिनेविया के बारे में, उसका क्रेडिट भी इन दोनों को ही जाता है, शमीम को और नीलोफर को, क्योंकि ये एक दिन ये वाक़यात सुनाती थी, तो मैंने कहा तुम लिखती क्यों नहीं हुई, ये चपाते तो बड़ी वही ना। ये एक दिन हम मेरे घर आई हुई थी, तो मैंने इनको TV के ऊपर कोई प्रोग्राम चलना शुरू हो गया लैपलैंड के बारे में, जहाँ पे ये एस्किमोज वगैरह लैब्स रहते हैं। तो मैंने कहा, कहते हैं कि हाँ ये इतनी सर्दी में ये कैसे लोग ये बर्फ़ के घरों में कैसे रहते हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ हो के आई हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा कैसे, तो फिर मैंने इनको वो कहानी सुनाई, तो कहती हैं लिखती क्यों नहीं। मैंने कहा कि मैं तो शायर हूँ, मैं नहीं लिख सकती नसर। और वाकई मतलब कि मैंने उस वक्त तक नसर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो इन्होंने दोनों ने मुझे कहा कि जैसे तुमने हमें बताया ना ऐसे ही तुम लिखो, और वो फिर पूरी किताब जो है वो सारा क्रेडिट हो जाती है। और फिर हर चैप्टर जो है ना वो लिखने के बाद हम तीनों इकट्ठे होते थे किसी एक के घर में, और वो मैं इनको सुनाती थी। तो लेकिन हम हर जगह इकट्ठे जाते थे, एक दूसरे की चीज़ें, वही अच्छे ज़माने थे, पता पसंद करते थे, खुशी होती थी। और बहुत ही शमीम के घर, मेरे घर, नीलोफर के, हर वक्त हम इकट्ठे। 12 साल मैंने जब से मेरे हुए उसके बाद ही हम लोग बिछड़ गए। और मैं भी फिर लाहौर चली गई, मेरे मियाँ बीमार हो गए, फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गई। तो वरना तो हमारा बहुत हर रोज़ का मिलना था, बहुत ही ज़्यादा। और सहाफ़त में जो इन्होंने किया, जो लिखा, जो रेडियो पे किया, वो अपनी जगह। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी कि ये इंसान के तौर पे अच्छी दोस्त, इससे अच्छी दोस्त कोई नहीं। निहायत अच्छी दोस्त, निहायत अच्छी माँ, निहायत अच्छी खातून। ये बीवी तो कहते वो मैंने थोड़ा अर्सा देखा था, क्योंकि हम कोई मेरा ख्याल 90 में मिले हैं, तो 95 में फिर उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बहुत मतलब मैं एज ए पर्सन भी तो एक इंसान होता है ना, सिर्फ लिखारी या सहाफ़ी या वो नहीं होता। लेकिन एक इंसान जो बतौर इंसान के क्या होता है, वो बहुत मैटर करती है। ये जो पुरानी दोस्तियां हैं और आज तक हैं, तो ये और इसी तरह है। अब देखें जैसे जब से ये यहाँ आ गई, इनमें इतनी मुलाकात होती। मैं लाहौर काफ़ी साल पहले चली गई थी क्योंकि मेरे मियाँ की वजह से। तो लेकिन हम जब भी मिलते हैं हमें वही मतलब बिल्कुल ओपरापन नहीं महसूस होता, और वही दोस्ती है। ये मैंने बहुत कम ऐसे फैमिलीज देखी है, खानदान, इनका जो खानदान है वो रिश्तों का इतना लिहाज रखते हैं आपस में। मैंने देखा है वो एक दूसरे का दिल रखना, करना, साथ देना,
बहुत कम रिश्तेदारों में होता है, रिश्तेदारों में। लेकिन जिस तरह ये रिश्तेदारियां निभाते हैं, और शमीम तो खैर दोस्त ही बहुत अच्छी है, मतलब जिस तरह ये दोस्ती निभाती है इसमें कोई लेके जाए तो लेकिन ये मुझे ये बताइए इस हिस्से में आप जिंदगी को कैसे देखते हैं? इस हिस्से में आप यकीन करें, इस सब मेरे से ये सब कुछ हुआ, मुझसे महफिलें छुटी, मैं जो हर वक्त कभी कहीं जा रही हूँ, कभी रेडियो, कभी टीवी, कभी किसी दोस्त के घर, कभी इन्वाइटेड है, कभी राब्ता की मीटिंग हो रही है हमारी, कभी कुछ हो रहा है, कभी मेरे घर, कभी इनके घर, कभी कहीं। इतनी मसरूफ जिंदगी एकदम जिस वक्त में चलने, फिर भी जब तक मैं चलने की व्हील चेयर में बैठने की काबिल रही, अब तो मुझे व्हील चेयर पे भी उठा के मेरी मेड बिठाती नहीं, है। मगर जब भी आप इस्लामाबाद में थे, ये जब यहाँ आए आपको कितने साल हुए? क्या है वो, मुझे हो गया 17 साल। हाँ, लेकिन उससे पहले आप जब गिरी 1917 में आई हूँ मैं। हाँ 2017 2017 में, तो फिर 8 साल 7-8 साल में। मगर इस तरह इनके ये व्हील चेयर में बैठी जब आपका गिरने का, तो हम इनके वो इस्लामाबाद वाले घर में वहाँ पे हर रोज इकट्ठे होते थे, ऐसी महफिलें होती थी, लोगों को जो भी आया हुआ बाहर से ये जी वो जो हमने फोरम बनाया था उसकी भी हुई थी इनके यहाँ आके 8 साल से फिर मैं 2018 में मोमिना की शादी हुई, उसमें आप आई थी। हाँ उसमें व्हील चेयर पे आई थी। लेकिन जब से ये मेरे घुटने नकली घुटने भी टूट गए ना, तो फिर मैं बिल्कुल सतर्क हो गई। लेकिन मैंने एक दिन सिर्फ मेरे मुंह से मैंने कहा, अल्लाह मियाँ तूने मेरे साथ नहीं कर, तब ये कहते कहते मैं रुकी। मैंने कहा, अल्लाह मियाँ जो कुछ तूने मुझे दिखाया मेरी औकात ही नहीं, दुनिया के कौन कौन से मुल्कों में तूने मुझे घुमाया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक तू मुझे लेके गया, आखिरी सिरे तक क्या क्या तूने मुझे दिखाया, इतनी इतनी शोहरत, इज्जत, सब कुछ तूने मुझे दिया, मेरी औकात नहीं थी, ना मैं इस काबिल थी, ना मैं समझती हूँ कि ना ये डिजर्व करती थी, ये तेरा है। शुक्र का एक लफ्ज़ नहीं कहा सारी जिंदगी, आज मैं तुझसे ज़रा तकलीफ पे शिकवा करूँ, मैं तो कभी शुक्र करूँ, ऐसी करोड़ जिंदगियाँ मैं हर लम्हा सजदे में गुजारूँ, मैं तेरा शुक्र नहीं सामने बैठते हैं, सामने बैठते मैं इसलिए देखती हूँ अपनी जिंदगी को, तो मुझ पे अल्लाह की हैं, शुक्र मेहरबानी गुजारे के साथ। बहुत ज़्यादा करम है, बहुत करम है। चेहरे पे भी आपके जो तमानी और अब भी देखिए, और अब भी देखें कि मेरे बच्चों ने मुझे किस तरह संभाला हुआ है। ये मेरा कहने नाम का दामाद है, मुझे दामाद कहते हुए शर्म आती है, ये मेरा बेटा है। हकीकत ये है कि ये मेरा बेटा है, बेटों की तरह बेटा है। जब मेरा ऑपरेशन था तो मैं अंदर मुझे थिएटर में लेके जा रहे थे, तो ये मेरी जूतियाँ इस तरह उठाई हुई और पीछे पीछे भाग रहा, फाइलें और जूतियाँ। तो अंदर जब बेटे के रूम में बैठे हम, तो एक मेरे बाद जिसका ऑपरेशन था वो बैठी, कहती ये आपका बेटा है। मैंने कहा नहीं मेरा दामाद है। कहती है आपकी जूतियाँ इस तरह सीने से लगाए हुए आ रहा था, तो मैंने कहा बेटे ही ऐसा कर सकता है। मैंने कहा ये बेटा ही है, ये भी एहसास है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, इसके माँ बाप बहुत अच्छे थे, ये इकराम साहब के रिश्तेदारों में से है। तो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मैं जब शुरू में लोगों से तारुफ कराती थी ना, मैं बेटी मेरी बुरा मान जाती थी, मैं कहती ये मेरी बहू है, वो मेरा बेटा है। लेकिन लड़ती अभी भी उसी के साथ बहू की तरह तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि किसकी साइड है। हम मेरा ख्याल 90 में 91 में यहाँ इस्लामाबाद आए। ये देखना सुनना या कहना इस वक्त बड़ा आसान है कि देखें जी खातून ने ये काम किया, लेकिन जरा तसव्वुर करें वो ज़माना जिसमें ये लोग आगाज़ कर रहे थे, फरीदा आपा वहीं आप तो इस तरह जिस तरह किश्वर ने ज़माने में किया, आपने किया, तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह घरों से निकल के बाहर जा के काम करना। और आपने किया, समझता हूँ कि आपने रास्ता खोला नहीं। स्टाइल आपने काम किए मुख्तलिफ फील्ड्स में, रेडियो में काम किया, अखबार के लिए लिखा, शायरी की, अफसाने लिखे। हमें दुख हो रहा है कि वो कहाँ गए, जो चीज़ें आपने लिखी वो छप जानी चाहिए थी कहीं ना कहीं, वो होगी तो सही कहीं ना कहीं किताबों में छपी होगी। खाद में पानी वो उसमें आया, अलमारी में सारा कीमत लग गई, जल गई चीजें वो सारी पे। और फिर हर तकरीब में मैंने नहीं देखा कि ये आई। मुझे याद है मेरे तकरीब हो रही थी, मटी आदम खाती है, उसकी तस्वीरें मैं पिछले दिनों यूं ही आ गई सामने, ये खड़ी हुई हैं और सारे इफ्तिखार आ रहे अपने गले पे यूं हाथ रखा हुआ है।
और गुफ्तगू कर रही है, तो कितना अच्छा ज़माना था वो भी। फिर वो वक्त भी देखा जब ये हादसा ये हो गया, और फिर ये व्हील चेयर पे भी आई। ईश्वर के यहाँ हमने देखा, हमेशा आती थी। ईश्वर के यहाँ देखा तो वहाँ भी आपको ठोकर लगी आवाज़ है उस टेबल के साथ। तो ये हिम्मत वाली हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनकी कदर। ये दोस्तों, बहुत बातें हुई और शमीम ने बहुत सी बातें की। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि वो सफ़र जिसको कांटों का सफ़र कहें या झाड़ियों का सफ़र कहें या रेत का सफ़र कहें, फरीदा ने, शमीम ने और मैंने जिस ज़माने में तय किया, हम घरों से बुर्के पहन के यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते थे, और फिर वो सिलसिला जो था आहिस्ता 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 इस तरह उतरा कि हम लोग अपने अपने फील्ड में अलग अलग थे, और सब लोग परेशान होते थे। ये लड़कियां किस मर्दों के साथ काम कर रही हैं, ये लड़कियां दफ्तरों में काम कर रही हैं, ये लड़कियां शाम को ड्यूटी पे जाती हैं, भाई ये आज की लड़कियां। लेकिन उस जमाने में, हमारे ज़माने के मर्द भी थोड़े से शाइस्ता होते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा बहुत शाइस्ता कि आप कौन से काम पे जा रही हैं और क्या कर रही हैं। बहुत शाइस्ता हम रात को होते भी थे, ड्यूटी, हमारे ज़माने में बहुत हम लोगों को रात को भी ड्यूटी करनी पड़ी थी। हमने लोगों ने रातों को भी ड्यूटी की है। हमने जर्नलिज्म के अलावा, लिखने का सब कुछ करने के अलावा, हमने 3 मार्शल लॉ सही है, और उन मार्शल लॉ की हमने सारी रोदात जो है हमारी किताबों में भी है, हमारे सामने भी है। जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि फरीदा और शमीम और हमारे ज़माने की और दूसरी ख़वातीन भी जो थी, निसार फातिमा, हम लोग वो जर्नलिस्ट थे, ख़वातीन जर्नलिस्ट जो फैशन पे नहीं लिखती थी, और जो मेकअप पे नहीं लिखती थी, जो नए नए लिबास पे कवर करना होता था पार्लियामेंट को, इन्हें जर्नलिस्ट मिलना होता था जर्नलिस्टों से, पार्लियामेंट से, तो इनका लहजा लिखने का अलग हो गया था। और इन्हीं को देख के फिर आज के ज़माने में जो कराची में सारी लड़कियां हैं और जो इस्लामाबाद में भी हैं, वो सब की सब इसकी मिसाल थी। हम लोग मिसाल बन गए थे उस ज़माने में, ये बस आ गई, अब भूल गए। तो दफ्तरों में भी ये हाल था। मेरे दफ्तर में तो सब बैठे हुए, आके बैठे हुए, और इंतजार साहब के साथ फरीदा बैठी हुई है, और वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं हम। यहाँ पे जब मैं आई तो इस्लामाबाद में मैं आई, तो इस्लामाबाद में लोगों ने कहा कि आपके बच्चे कहाँ पले थे। मैंने कहा घर में क्यों, क्या वो कि इसलिए कि आप तो दफ्तर जाती थी, और तो फिर मैंने कहा दफ्तर जाती थी, वापस भी तो आती थी, और बच्चे नौकर के पास होते थे। और उन्होंने बचपन से सूफी साहब को सुना, फैज साहब को सुना, सबको सुना, और फितरत बुखारी तक को देखा। और कमाल बात ये कि बस उस परवेज फिल्म बना रहे हैं राजा, और वो साथ ही साथ ड्रामे उसका कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी शक्लें हमारे सामने थी, जिसकी जो हमें पढ़ाती थी, बताती थी कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। हमें मना करने वाले बहुत थे। ईश्वर की बात टोक रही हूँ, ईश्वर की बात तो मुझे याद आया, जिस वक्त मुझे फिनलैंड बुलाया गया, हेलसिंकी में कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें दुनिया भर से जर्नलिस्ट ख़वातीन बुलाई गई, उसमें मेरा भी नाम आया। तो उन्होंने मुझे एम्बेसी बुलाया, उसमें इंटरनेशनल उसकी तरफ से था, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से था। तो उन्होंने कहा कि कल आप इंटरव्यू के लिए आए, आपका नाम आया इसमें, तो आप इंटरव्यू के लिए आए। मैं जब गई तो जो डायरेक्टर बैठा हुआ था इंटरव्यू के कहने का बस कुछ बातें आपसे करनी थी, इंग्लिश में कहनी। मैंने कहा मैं आपसे सिर्फ पहले एक बात पूछना चाहती हूँ, बाद में आप सारी बात। भरा हुआ उस वक्त तो बहुत जर्नलिस्ट ख़वातीन थी, मैंने कहा भरा हुआ पाकिस्तान उर्दू जर्नलिज्म से, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, आपने मुझे क्यों सिलेक्ट किया। कहने के एक तो हमें उर्दू जर्नलिज्म में चाहिए, दूसरी बात ये कि हमने पूरा सर्वे किया है औरतों और बच्चों के मसाइल के बारे में। आप वाहिद खातून जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक, जिस तरह मोटिव होता है, आप उनके हर उनके इश्यूज़ के बारे में लिखती हैं। उसी ज़माने में टीवी पे 2 सीरियल चले थे, लगी साथ भी किए थे,
हमारा मुस्तकबिल बच्चों के नाम से, तो मैंने बच्चों के मसाइल पे लिखा, और दूसरा था सिनफ नाज़ुक, वो औरतों के मसाइल पे लिखा। उन दोनों को उसको वर्ल्ड अवार्ड मिले रफीक हाशमी। तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी ये चीज़ देखकर कि आप औरतों के बारे में, औरतों की दुनिया भर की औरतों के मसाइल पे है ये कॉन्फ्रेंस, तो हमने आपके ये देखकर कि ये वाहिद खातून है जो शुरू से लेकर अब तक औरतों के अखबार में काम करी है और औरतों के मसाइल पर लिखती है, बाकायदगी से लिख रही है औरतों के इशू पे, और इसका क्रेडिट जो मैं समझती मैं किश्वर को दूंगी। हमें इतनी इस माशरे में हम रह रहे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी फेमिनिज्म और ये और इन बातों की। किश्वर से मुलाकातें होती रही, उस वक्त लाहौर में थी, लेकिन ये मिलना मिलाना रहता था, मैं जाती थी, मैं मिलती थी, ये आती थी, ये मिलती थी। लेकिन ये है कि किशोर में एक चीज़ तो ये देखी कि इसमें मैंने कोई ये नहीं देखा कि मैं बड़ी सीनियर हूँ और ये पूछूंगी है मेरे आगे क्या चीज़ है। उम्र में तो हमारा फर्क नहीं है, लिखने में तो था। मैं तो फरीदा को भी कहूँगी और शमीम को भी कहूँगी कि अपने थोड़े से वक्त को ना इसलिए निकालो कि तुम्हारी बेटियाँ भी जवान हो गई हैं, उनको ये आने चाहिए तुम कितने मुश्किल रास्तों से यहाँ तक आई थी और कितनी मुश्किल ताने भी थे, मोहब्बतें भी थी, नफरतें भी थी, मौलवियों की बातें भी थी, सब कुछ सुनते रहे, सब कुछ देखते रहे, लेकिन एक वादा था अपने आप से भी और माशरे से कि माशरे में औरत के मकाम को उजागर करना, और फिर एक दूसरे के साथ वहाँ जेलसी बहुत चलती थी कि औरतें दूसरी महकमों में काम करती थी, वहाँ बड़ी जेलसी चलती थी, लेकिन हम लोगों का जो एक तरीका था दोस्ती का और समझने का एक दूसरे का, वो ये था कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं तो बहुत कुछ लिख दिया, अब इनको कह रही हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी का अफसाना ये लिखो कि वो कलम जो तुमने पकड़ा था, वो कलम अब सबके सामने तलवार भी बन के खड़ा है और दुनिया को ये बता रहा है कि ये वो कलम है जिसने घर से पढ़ना सीखा और शहर में आगे खड़ा होना सीखा, और फिर मार्शल लॉ के ज़माने में हमें सजाएं दी गई, हम जेलों में गए, सब कुछ किया, लेकिन इस हौसले के साथ कि ज़िंदगी इसलिए नहीं है कि घरों में बैठ के रोते रहो, ज़िंदगी इसलिए है कि अपने आप को सामने लाओ और सारी दुनिया को ये बताओ कि औरत वही है जो अम्मा हवा के ज़माने की थी, लेकिन अम्मा हवा ने भी तो आखिर हज़रत आदम से इश्क किया था ना, तो वो हमने इश्क भी किए, हमने शायरी भी की, हमने जर्नलिज्म भी किया, और आज शुक्रिया नजीबा का कि उसने हमें इकट्ठा किया, तो आज हमें अपने बर्फ खोलने की औरतों की कारकर्दगी आप देखिए, मैं फिर एक बार आपकी बात काट के माफ करना कि देखिए नजीबा जब से आई हैं आपको पता लगने लगा कि हमारे शहर में एक अकेडमी ऑफ लेटर्स भी है, देखा। शुक्रिया। अच्छा, तो काफी दिन हुए, जैसे फरीदा बता रही थी कि 12 साल हो गए इसको आपको संभाला, लेकिन मुझे तो कमाल बात ये लगती है, मुझ पर 10 दफ़ा डिप्रेशन के दौरे पड़े, हमारे पास 10 दफ़ा मैं बेजार होती हूँ लोगों से मिलने से, 100 दफ़ा मैं कहती हूँ लेकिन मैंने नहीं आना, मैंने ये करना, यास्मीन कहेगी कि हम 2-4 बैठेंगे, मैंने कहा मेरी बैठ गई, लेकिन जो शगुफ्तगी शमीम के चेहरे पर है और गुफ्तगू में भी है, वो काबिल इश्क है। अल्लाह ने क्रेडिट मेरे बच्चों को जाता है, ये मेरे बच्चे हैं जो जिन लोगों ने मुझे पूछने नहीं दिया। वाह वाह, क्या बात। अच्छा, तुम बच्चों के लिए बता एक दफ़ा मैं शमीम के पास से गई होके, तो मैंने कहा शमीम मैं तेरे ऊपर नज़्म लिख रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर नज़्म, मेरे ऊपर क्या नज़्म होगी, मैंने कहा वो मेरे अंदर है, वो मैं निकाल के आपके सामने पेश करती हूँ। ज़लज़ले के दिनों में सन 5 में ज़लज़ला आया था, ज़लज़ले के दिनों में मुझे माजूर औरतों को व्हीलचेयर देते हुए महसूस हुआ कि शायद एक दिन अपनी टांगों से बेबस होकर व्हीलचेयर पर मैं भी आ जाऊंगी। साथ ही मुझे अपनी दोस्त शमीम जो बरसों से व्हीलचेयर पर है
फिर भी मुस्कुरा कर बात करती है, उसने खबर को मुस्कुराहट में बदल दिया। बड़ी खुद एतमादी के साथ व्हील चेयर को अपना हमजाद बनाते हुए डिनर पर चली जाती थी। अब तो उसकी बुढ़ी हड्डियों को मालूम है कि वो अपने अंदर की कुलबुलाहट को जाहिर नहीं होने देती है। अब तो वो कलम भी नहीं पकड़ सकती, मगर अब भी उसके लहजे का रसीलापन ताज़ा खुशबू की तरह सुनाई देता है। वही शमीम, वो तो सालों के दुखों को भूलकर वही शमीम बन जाती है जो फिक्रेबाजी में अहमद फराज को भी लाजवाब कर देती थी। मुझे याद है, रिपोर्टर की ड्यूटी करने के बाद घर का दरवाजा बंद देखकर खौफजदा नहीं होती थी, छलांग लगाकर अंदर आ जाती थी। मुझे याद है, रेत मट्टी फाँक कर घर बनाती, बेटियां चाहती, दोस्तों को सजाती, ससुर की सभा जमाती, बेटियों को रुखसत करती, व्हील चेयर तक कैसे पहुंची उसकी दोस्तें सब जानती हैं कि वो कैसे रेजा रेजा वजूद को समेट कर हंसती हुई बातें करती है। मुझे यकीन है पालने वाले को वो बहुत अजीज है। शुक्रगुजार हैं हम शमीम इकरामुल हक साहिबा के भी और उनके बहुत ही प्यारे दोस्तों के भी जो यहाँ मौजूद हैं, और उनकी फैमिली के भी, उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके बच्चे जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हमारे तमाम अहबाब जो हमारे साथ तशरीफ लाए और इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर किश्वर आपा ने इतनी खूबसूरत नज़म सुनाई और इतनी अच्छी यादें शेयर की। हम आप सबके बेहद शुक्रगुजार हैं। नईम फातिमा अलवी साहिबा, हमीद शाहिद, फरीदा हाफिज़ साहिबा, सरबत और यास्मीन और यासिन भट्ट साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शमीम आपा आपका ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया।